everyone, welcome to my channel. My name is Hina. Today's topic is reservation as an egalitarian policy. This topic is also from contemporary India and education. So let's begin. We are living in the age of democracy, secularism and culturalism. हम लोग लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद युग में जी रहे हैं. तो इसी में हमारा जो मोर कंसर्न है वो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, socially and culturally, economically, all-round development of the society. In the same meaning, reservation is a equality or right to everyone who is residing in free India in every field of life, which is given by Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन को इक्वालिटी के रूप में, जिससे कि सभी हमारे देश में भारत के स्वतंत्र देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनको समान और बराबर का अधिकार दिया जा सके. Equality implies that from the viewpoint of the nation, each one of the citizen is equal to another. हमारे नेशन में इक्वालिटी का मतलब है जहाँ सबको ही बराबर रखा जाता है. Hence, the value of equality implies that every individual must be given equal opportunity to develop his innate abilities and talent. जनजात योग्यताओं को अपनी डेवलप करने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए. There should be no discrimination between one individual and another on any ground. किसी के भी साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. The state must not discriminate between citizens on the basis of religion, caste, sex, place of birth. धर्म, कास्ट, रंग, जाति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ. Everyone must be equal before the law. हर कोई कानून के समक्ष समान होगा. Untouchability must be completely eradicated. छुआछूत बिल्कुल ही अस्पृश्यता को खत्म कर दिया जाएगा. Every religion must be treated as equal. हर धर्म को इक्वल माना जाएगा. So we can say that equality means freedom from bias और impartial treatment. Equality वो है जिसमें हम किसी से भी bias नहीं हो सकते हैं और हम किसी के साथ भी unequal treat नहीं कर सकते हैं. Impartiality is implied in equality because equality is not possible without equity. Equity is supplementary to equality. यहाँ पर हमें इक्वालिटी और इक्विटी दोनों के डिफरेंस को समझना होगा. इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी में होता है कि हम सबको जब समान जो है वो समान अवसर देते हैं अपने आप को परफॉर्म करने के, और सब चाहे वो बड़ा है छोटा है, कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन सबके लिए हम जो है वो एक इक्वालिटी रखते हैं कि सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन इक्विटी में क्या होता है, हम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो लोगों की नीड्स होती हैं, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें जो होता है वो फैसिलिटीज़ देते हैं. जैसे कि कोई भी है, समझ लो मैच ही देखने गए हैं, 3 लोग हैं, मैच देखने गए हैं और तीनों की हाइट, कोई एक बहुत बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा. इक्वालिटी में होगा कि तीनों को एक एक टेबल दे दिया गया है कि आप उस पर खड़े होकर उस मैच को देख सकते हैं. लेकिन इक्विटी में क्या होगा कि जो बड़ा है उसको एक टेबल दिया गया है, जो उससे छोटा है उसको 2 टेबल्स दिए गए हैं और जो सबसे छोटा है उसे 3 टेबल्स दिए गए हैं, जिससे कि वो लोग अब मैच को अपना आसानी से देख पाएँ. यहाँ पर यही डिफरेंस है इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में. इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. इक्विटी का मतलब होता है लोगों की ज़रूरतों के अनुसार उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. अब इसमें यही बताया है कि जो इक्वालिटी है वो इक्विटी के बिना नहीं हो सकती. अगर हम लोग सबकी नीड्स की, सब इंडिविजुअल्स की डिफरेंट नीड्स हैं, अगर हम सबकी नीड्स का अलग अलग ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो फिनिश ही हो जाएगा. अब हम लोग इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं. एजुकेशन की जो इक्वालिटी की जो नीड थी, एजुकेशन में जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी थी इक्वालिटी की, उसकी क्या नीड थी और क्या इंपॉर्टेंस थी. फर्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटेरियन सोसाइटी. इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन आर नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन egalitarian society, a society in which equality and social justice are norms. एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें इक्वालिटी और इक्विटी को एजुकेशन में लाना ही था.
इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन में जिन लोगों को नीड है, जो नीडी पीपल हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको रिजर्व सीट्स दी गई हैं, रिजर्व कोटास प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिससे कि उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिल पाए और वो अपनी एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ. Second point is human right. Education has been considered as a universal human right. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948. As a sequel to this, the principles of non-discrimination and right to education were strongly advocated. ह्यूमन राइट्स को, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को जनरल असेंबली द्वारा यूनाइटेड नेशन की 10 दिसंबर को अपनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था. इनके जो फोकस थे वो भी यही थे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू एजुकेशन, सबको ही शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और किसी के साथ उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. थर्ड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Equality and equity in education are needed for the economic development of the nation. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हमें इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा नीड थी. The desired success in economic development cannot be achieved without providing equality and equity in education. और ये एजुकेशन में जब तक हम इक्वालिटी को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तब तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा एम है उसको सक्सेस नहीं मिल सकती थी. फोर्थ वन इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. India is a democratic country. Democracy is based on the principle of equal freedom and equal rights for all its members, regardless of race, religion, sex, occupation or economic status. डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भी हमें एजुकेशन में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने का बहुत ज़्यादा नीड था, जिसके आधार पर कोई भी किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके. नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए भी हमें एजुकेशन में इक्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना ही था. नेक्स्ट वन इज नेशंस एडवांसमेंट. Equality and equity in education will ensure a rapid advancement of a nation. Education is now an investment. When all people have equal opportunities to get education, they will have a chance to develop their natural talent and thus enrich the society. नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी हमें एजुकेशन में इक्वालिटी प्रोवाइड करवानी थी. जब सभी को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके अपने नेचुरल टैलेंट को डेवलप कर पाएंगे, तभी हम एक नेशन को, अपनी जो नेशन था उसको भी बहुत ज़्यादा एडवांस कर पाएंगे, उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसको बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर पाएंगे. तो यही सारी नीड्स थी हम लोगों की, जिसके लिए एजुकेशन में इक्वालिटी और इक्विटी के जो कॉन्सेप्ट था उसे लाया गया और इन पर फोकस किया गया कि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारे नेशन में डेवलपमेंट हो सकता है और एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है. इसीलिए एक रैपिड एडवांसमेंट, नेशन के रैपिड एडवांसमेंट के लिए एजुकेशन में इक्वालिटी एंड इक्विटी का प्रोसेस जो है वो इंक्लूड किया गया, जिससे कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए और वो अपने टैलेंट को इन्हेंस कर पाएँ. स्टेप्स सजेस्टेड अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने भी कुछ स्टेप्स जो थे वो सजेस्ट किए हैं. द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसे 1992 में मॉडिफाई किया गया था, लेज स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. इन्होंने भी बोला, एनपी ने भी जो सजेशंस दिए थे उसमें बोला कि लोगों के साथ डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. इट कॉल्स फॉर अटेंडिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दोज हु हैव डिनाइड इक्वालिटी सो फार. जो लोग सीरियसली नीडी हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए जिससे कि वो अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ. एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट. इन्होंने एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में बोला कि द न्यू पॉलिसी रिकमेंडेड दैट एजुकेशन ऑन द शेड्यूल कास्ट शुड फोकस ऑन SC educational development at all levels of education and in all the 4 dimensions: rural male, rural female, urban female. सभी को, जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, उनको एजुकेशन डेवलपमेंट में कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जिससे कि वो अपने आगे आ सकें और अपने जो टैलेंट है उसको आगे परफॉर्म कर सकें और इन्हेंस कर सकें.
शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए उसमें जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी वो रिकमेंडेशंस हैं. फर्स्ट वन इज इंसेंटिव्स टू इंडिजेंट फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली टिल दे रीच द एज ऑफ 14. कि इंडिजेंट फैमिली जो घरेलू परिवार थे उन्हें कहा गया कि वो अपने 14 साल तक अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए भेजें जिससे कि वो अपना जो शिक्षा है वो पूरा प्राप्त कर सकें. रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल कास्ट से जो टीचर्स थे उनको भी नौकरी दी गई, प्रदान की गई. लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स इन सच अ वे एज टू फैसिलिटेट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट. स्कूल बिल्डिंग्स की जो लोकेशंस थी वो भी इस तरीके से इंक्रीज किया गया जिससे कि उन्हें सारे पार्टिसिपेशन जो है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो ईजिली स्कूल में जाकर अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर पाएँ. Constant innovation in finding new methods to increase the participation of the scheduled caste in the education process. Constant innovation किया गया जिससे कि शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग हैं वो सब जो हैं वो एजुकेशन प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेट कर पाएँ. Now we will talk about the education of scheduled tribes. Priority will be accorded to opening primary schools in tribal areas. The construction of school buildings will be undertaken in these areas on a priority basis under tribal welfare schemes. इसमें भी जो प्राइमरी स्कूल्स प्रोवाइड करवाए गए ट्राइबल एरियाज़ में जिससे कि सबको जो है एजुकेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स को भी जो था वो प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया. Educated and promising scheduled tribe youths will be encouraged and trained to take up teaching in tribal areas. और जो एजुकेटेड यूथ था उसको भी मोटिवेट किया गया, इंकरेज किया गया कि वो लोग जो है वो सामने आए और टीचर ट्रेनिंग लेकर अपने करियर को परस्यू करें. आंगनवाड़ीज, नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स विल बी ओपन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस इन एरियाज इनहैबिटेड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स. आंगनवाड़ीज, नॉन फॉर्मल और अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स भी थे वो ओपन किए गए. The curriculum at all stages of education will be designed to create an awareness of the rich cultural identity of the tribal people. और जितना भी करिकुलम था, स्टेजेस जो थी एजुकेशन की, सभी जो पाठ्यक्रम था उसको इतना अवेयर करवाया गया कि सबकी कल्चरल आइडेंटिटी जो थी ट्राइबल एरियाज़ में जो लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक जो पहचान थी उसकी जागरूकता को क्रिएट करने के लिए, विकसित करने के लिए एजुकेशन को सभी स्टेजेस पे करिकुलम के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया. अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़ की भी बात की गई. वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं किया है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान निर्माता थे, उन्हें पता था कि ऐसे समुदाय, ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो ना ही शेड्यूल्ड कास्ट में आती है और ना ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं और वो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, हमारे समाज का कमज़ोर तबका है. तो उसी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने आर्टिकल 340 में के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए. आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. बैकवर्ड क्लासेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन को सेटअप किया गया. सच अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका साहेब कालेलकर. काका साहेब कालेलकर जो थे वो इस कमीशन के चेयरमैन थे. उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1955 में सबमिट की और फिर सेकंड कमीशन भी अपॉइंट की गई, वो 1978 में अपॉइंट की गई थी और उसमें भी उसने अपनी जो रिपोर्ट थी 1978 में जो कमीशन सेटअप किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी. तो जो कमीशंस ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो क्या थी कि 27% ऑफ द पोस्ट इन पब्लिक सर्विसेज टू बी रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. 27% ऑफ जो पोस्ट थी पब्लिक सर्विसेज में वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो थी वो सेव कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई. स्पेशल एजुकेशन स्कीम्स टू बी स्टार्टेड फॉर ओबीसीज विद एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग. स्पेशल एजुकेशन स्कीम्स को जो था वो भी लागू किया गया ओबीसीज के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर ओबीसीज विद एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग. वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी सेटअप किया गया ओबीसीज के लिए. सीट्स टू बी रिजर्व फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स इन ऑल साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स. साइंटिफिक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया. The Government of India also set up a National Commission for Backward Classes on August 4, 1993 as a permanent body.
इट इज़ टू आइडेंटिफाई ओबीसी सिटीजन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बाद में नेशनल कमीशन ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक परमानेंट बॉडी बना दी जो कि ओबीसीज के लिए उनके वेलफेयर के लिए टाइम टू टाइम स्कीम्स बनाती रहे और जो भी उनके लिए वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देती रहे और जो अपने सजेशंस है वो प्रोवाइड करवाते रहे और उनको सेटअप भी कर पाए। Article 46 of the Constitution enjoins upon the state to promote educational and economic interest of other weaker sections of society and to protect them from social injustice and all forms of exploitation। OBCs को सारे social injustice, सामाजिक अन्याय और exploitation, शोषण से बचाने के लिए आर्टिकल 46 में कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस पर ध्यान दिया। As a result, a number of education schemes have been launched for the welfare of OBC। इसका रिजल्ट ये हुआ कि OBCs के वेलफेयर के लिए बहुत सी स्कीम्स को निकाला गया, लॉन्च किया गया। स्कॉलरशिप्स टू डिजर्विंग ओबीसी गर्ल्स एंड बॉयज़, ओबीसी गर्ल्स और बॉयज़ को स्कॉलरशिप्स पूरा डिजर्व करवाई गई, जो डिजर्विंग थे उनको प्रोवाइड करवाई गई। हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स, हॉस्टल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, हॉस्टल्स का निर्माण किया गया। प्री एग्जामिनेशन कोचिंग्स टू ओबीसी कैंडिडेट्स हुज गार्डियन इनकम इज बिलो ₹1 लाख, और जिसकी गार्डियन इनकम जो 1 लाख से कम थी उन लोगों के लिए प्री एग्जामिनेशन का कोचिंग्स भी प्रोवाइड करवाया गया। तो हमने ये सारे पॉइंट्स देखे कि किस तरीके से हमें अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए इक्वालिटी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी था और इक्वालिटी इक्विटी के बिना पॉसिबल नहीं थी। हमने सारे पॉइंट्स देखे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज में किस तरीके से ये रिकमेंडेशंस के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के थ्रू ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स निकाले गए जिससे कि सभी लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिल पाए और जिससे कि वो अपनी एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप और इन्हेंस कर पाए। Thanks for watching this video. All the best and take care.